नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आजाद भारत में आप सभी लोग सांस ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे न जाने हजारों लाखों सहयोगियों ने, साथियों ने, पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी। आज ये वो दिन है जब हम पूरा भारत इकट्ठा होकर इस सेलिब्रेशन को पूरा करते हैं, आजाद हिंदुस्तान को मनाते हैं, आजादी का पर्व मनाते हैं। तो क्यों ना आज आजाद हिंदुस्तान के इस पर्व में खास चर्चा की जाए, बढ़ते भारत के विकास की पहियों की, बढ़ते भारत के नए आयामों की, बढ़ते भारत के, दौड़ते भारत के उस तस्वीर की जिसकी बानगी आप और हम, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा है। इसलिए आज विस्तार न्यूज खास जगह से राजधानी भोपाल, जो तालों का शहर कहा जाता है, लेक सिटी कहा जाता है, आज उसी राजधानी भोपाल के लेक में, बड़े तालाब में हमारी मौजूदगी है। हम बात करेंगे 1947 से लेकर 2025 के इस 79 साल के सफर की, भारत की सफर की बात करेंगे। और इस 79 वर्ष में न जाने भारत ने कितने संघर्षों से आगे बढ़ते हुए तरक्की की है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले आपको हमारे मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त दुर्गेश केसरवानी जी जुड़ गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा क्योंकि बात जब राजनीति की होगी तो हर राजनीति पक्ष अपनी अपनी दलील देगा, लेकिन वो दलील में कितनी सच्चाई है ये बताने के लिए हमारे साथ जयंत तोमर जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। हमारे साथ सुनील जैन जी हैं, जो एडवोकेट हैं, इतिहासकार हैं। ये बताएंगे कि इतनी बातों में कितनी सच्चाई है और किसमें कितना दम है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आजाद भारत के सफर के 1947 से लेकर 2025 तक के उस इतिहास के बारे में, जिसको जानना आपके लिए जरूरी है, जिसको पहचानना सबके लिए जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल दुर्गेश जी आपसे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और 2014 से लेकर लगातार देश में, केंद्र में मोदी जी राज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद संभाल रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, बीजेपी लगातार दावा करती रही है। कितना देश आगे बढ़ा है 1947 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2024 या 25 तक? देखिए, सबसे पहले तो विस्तार के दर्शकों को, पूरे देश को स्वतंत्रता पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और 47 के बाद से लेकर आज तक हमने अनेकों आयाम छूने का काम किया है। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड नेटवर्क बनाने का काम किया है। जनधन के खाते के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुधारने का काम, और जो परिवर्तन MBBS की सीटें बढ़ाने, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने के लिए, IT कॉलेजेस बढ़ाने के लिए पूरे देश का चौमुखी अगर विकास हुआ है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। किसानों का कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ज्ञान शब्द दिया है, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता, इन सब के लिए चौमुखी देश का विकास हो, उसके लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आज हम ये भी कोशिश करेंगे केसरवानी जी कि हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं 1947 से लेकर अब तक की, क्योंकि आज आजादी का पर्व है और आजादी के पर्व में हम बजाय पॉलिटिक्स के जनता को, दर्शकों को ये बताएं कि हमारा देश किन किन रास्तों से होकर गुजरा है। इस पर भी बात करेंगे आज हम। देखिए, मैंने तो अभी तक पॉलिटिकल कोई भी बात नहीं की। मैंने जो बात बताई है, अब पूर्व में जब प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम 1 रुपया डालते हैं, 95 पैसे बीच में गायब होते हैं, 5 पैसे मिलते हैं, तो मैंने आपको जनधन खाते की बात कराई। DBT के माध्यम से हम डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो उस आदमी तक पहुंचाने का काम करें। ये है विकास कार्यों की बात जो आप कह रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप इत्तेफाक रखते हैं बढ़ते हुए भारत के कदम? आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में और इसको लेकर हम लोगों को गौरवान्वित कर देने वाला ये पल भी है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? पहला तो चीज़ हम ये इस बात को करेक्ट कर लें कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। नीति आयोग इसका खंडन कर चुका है। तो ये जो है भारत की जो आज़ादी है, ये सच्चाई की आज़ादी है, तो इसकी झूठ से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस बात का थोड़ा आपको जो है करेक्शन किया है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथी बन जाएंगे। देखिए, हम कहाँ से शुरू हुए हैं ये जानना ज़्यादा जरूरी है। भारत का जो 1947 का पहला बजट था, मात्र 197 करोड़ रुपए का बजट था। आज हमारी एक नगर पालिका का बजट जो है 1-1 हज़ार करोड़ का है। नगर निगम का बजट जो है 2-2 हज़ार करोड़ रुपए का। ये देश का बजट था 197 करोड़ का। हमने वहाँ से देश को उठाया है। 30 करोड़ आबादी थी, एक टाइम लोग भूखे रहते थे, रोजगार नहीं था, अंग्रेज हमें लूट कर ले गए थे। 1943 में
भारत के अंदर 30 लाख लोग भूख से मरे थे, क्योंकि गेहूं जो है ब्रिटिश सेना के लिए चला गया था, खाने के लिए अनाज नहीं था हमारे पास। ये परिस्थिति देश की थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, अंग्रेज हमें लूट कर गए थे। 30 लाख लोग जब भूख से मरते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो एक दिन में नहीं मरते, कलप कलप के तड़प के 1 महीने में मरते हैं। ये मौतें इस भारत ने देखी कब? आज़ादी के ठीक 3 साल पहले। इसको जो है बंगाल फेमाइन कहते हैं। कभी गूगल करिएगा तो आप उन लाशों की तस्वीर भी नहीं देख पाएंगे। उन परिस्थितियों से हमने देश को बनाया, वहाँ से उठाया। हमारे पास गेहूं नहीं होता था, हमारे पास अनाज नहीं पैदा होता था, तब जाके हमने जो है बांधों की कल्पना की। हमारे पास संसाधन नहीं थे। ये जवाहरलाल नेहरू का जो है विज़न है, उनका दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन सारी चीज़ों की कल्पना की और इनको मूर्त रूप में वो लाए और वो देश जो है खड़ा हुआ। आप सोचिए 197 करोड़ रुपए की जो इकॉनमी थी हमारी, उस इकॉनमी को हमारी सरकारें ग्रो करके वहाँ लाईं। जब मोदी जी को हमने सरकार दी, हमारा बजट 25 लाख करोड़ का था। 25 लाख करोड़, कितने गुना तरक्की हमने की। ये भारत के पुरुषार्थ की जीत थी। भारत के पुरुषार्थ की जीत। मैं चर्चा में और भी लोगों को शामिल करना चाहूंगा। जयंत तोमर जी, आपने तो इस भारत में कई प्रधानमंत्री देखे और बदलते भारत की इबारत में भी आपने अपनी भूमिका निभाई। आपने अपने कलम से वो इस इबारत को लिखा है कि भारत ने कितनी तरक्की की है, क्या क्या पाया, क्या क्या खोया भी है। कैसे इस सफर को आप देखते हैं भारत के? शुक्ला जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो पूरा सफ़र है, इसमें निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी उसकी अपनी सीमाएं भी हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी रिपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में आई हैं इस देश की, ख़ास तौर पे अमीरी और गरीबी के बीच जो खास बड़ी खाई है, उसको देखे जाने की ज़रूरत है। तमाम रिपोर्ट बता रही हैं कि मुट्ठी भर चंद, मैं एक आंकड़ा नहीं पेश करूँगा, लेकिन मुट्ठी भर हाथों में देश की 40% संपदा है और ये जो विषमता है ये निरंतर बढ़ती चली गई है। इस विषमता को कैसे कम किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से बड़े हाईवे बने हैं, तमाम उपलब्धियां हैं इस देश में, बड़ा मार्केट बना है, लेकिन शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो स्थिति है और विषमता की जो स्थिति है, खासतौर पे वंचित समुदाय की, इस देश में हर आदमी, जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश का हर एक आदमी आज़ाद हुआ, तो फिर वो सब लोग ये महसूस करें कि ये देश उनका है और इस देश में तरक्की का जितना अवसर किसी भी बड़े से बड़े आदमी को है, उतना ही उसको भी हो सकता है। ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये एहसास दिलाना सरकार का काम है। जी बिल्कुल। उनकी नीतियां ऐसी हो ताकि उनको ये एहसास हो कि ये देश उनका भी है। जी बिल्कुल। लेकिन एडवोकेट साहब, हमने हमारे दुश्मन अगर बात करें तो एक सबसे पहले नाम जहन में आता है वो पाकिस्तान है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ। भारत की सरकार ये लगातार कई मंचों से कह चुकी है कि हमने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और दिया भी, नो डाउट दिया। आप कैसे मानते हैं, पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, फिर भी क्यों पाकिस्तान इतना भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के साथ है, और हमारी सेना के शौर्य को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि जो विभाजन हुआ वो उस समय की जो सरकारें और जिन लोगों के पास उस समय जो पावर थी, उनकी गलती के कारण हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। भारत में जो सांस्कृतिक रूप से अभी कुछ वर्षों में जो सांस्कृतिक उत्थान हुआ है वो बहुत ज़रूरी है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और लॉर्ड माउंटबेटन तक 1200 वर्ष पूरे विश्व में कोई एक भी ऐसा मात्र देश नहीं है जिसने आक्रांताओं से लड़ा हो। उसके बाद भी हमारी जो संस्कृति जो हमने जीवित रही, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान उस समय के जो लोग थे जिनके हाथ में ये सब था, वो चाहते तो ये पाकिस्तान नहीं बनता। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और उस धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई, उसके कारण ये सब कुछ है कि आज पाकिस्तान इतना सर उठा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो तत्कालीन सरकारें हैं, जो सांस्कृतिक जो पुरानी विचारधाराएं हैं, उनके रूप में जो उनको उत्थान कर रही है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि सिर्फ भौतिक रूप से ही परिवर्तन होना या भौतिक रूप से ही हम पैसे वाले या बड़ी जीडीपी बन जाए, यही मात्र नहीं है। जो हमारा प्राचीन हजारों लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास है, उसको प्रमोट करना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये तो अभी पृष्ठभूमि हो गई। अब दुर्गेश जी, मैं बात करूंगा कि जैसे भूपेंद्र जी ने बोला कि हमने बनाया और बीजेपी कहते हैं कि हमने संवारा है। आप इस बात से इत्तेफाक रखें ना रखें तो मुझे तुरंत टोक दीजिए करिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी भारत में बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ों को करना बाकी है।
आज भी भारत में हम देखते हैं कि लोगों के पास पैसा एक वर्ग के पास नहीं, जैसा कि जैन जी बता रहे हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ लोगों के पास नहीं है। ये अमीरी गरीबी की खाई, भारत बढ़ रहा है ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही जो चिंता वाली बात है। 80 करोड़ लोगों को आप अन्न दे रहे हैं फ्री में, ये नौबत क्यों आ रही है? ये इससे कैसे दूर होगा भारत? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है और अभी पूर्व के वक्ता ने जब विभाजन की बात की, आज निश्चित रूप से पॉलिटिकल बात करने का दिन नहीं है, पर इस देश ने विभाजन का दंश तो सहा है। वो एक वन सडन नाइट को एक जब ट्रेन चलती है, उसमें लाखों की संख्या में जब लाशें मिलती हैं, तो वो तो निश्चित रूप से जो इनकी नीति थी, इन्होंने मज़हब के आधार पर देश का बंटवारा किया, मज़हब के आधार पर ये सब काम करने का काम किया। तो विभाजन आज विभाजन निश्चित रूप से एक पीड़ा का विषय जो कांग्रेस ने देश को दिया। हमारे वक्ता जो भूपेंद्र जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, उन्होंने बातें को करेक्ट करने का काम किया। तो वो सरकारें कौन सी थी, फिर चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की हो जाए, इंदिरा गांधी जी की हो जाए, राजीव गांधी जी की हो जाए, गरीबी हटाओ का नारा तो उन्होंने दिया। आज भी अगर हम देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इसका मतलब है ये इनके जो वादे थे, इनके जो दावे थे, वो सब खोखले थे। हमने देश को, मैं किसी की आलोचना करने का काम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे नेचर में नहीं आलोचना करना, पर जो आपने जिस बात को कहा, निश्चित रूप से हर आदमी ने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है, बलिदान दिया है, हर चीज़ उन्होंने की है। और निश्चित रूप से जब देश की आज़ादी हमें बलिदान के माध्यम से मिली, शहादत के माध्यम से मिली, तो निश्चित रूप से उसको संवारने का काम हर वर्ग को करना चाहिए, प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। इसलिए माननीय मोदी जी पंडित दीनदयाल जी के सपने को चरितार्थ करते, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे। आज आप देखेंगे। अब आप ये बताइए कि गरीबी क्या सिर्फ राशन देने से दूर हो जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से स्किल भी देनी पड़ेगी साथ में। वो हम काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, स्टार्टअप्स देश में बढ़ावा, युवाओं को रोजगार देने का काम। अगर भूपेंद्र जी बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं आपको, माहौल भी देख रहे हैं, सब तिरंगा दिख रहा है, क्यों माहौल को भी बड़ा जरा वर्णन कर दीजिए भूपेंद्र जी, लग कैसा रहा है आपको आज? लग तो अच्छा रहा है। हाँ। आपको थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है भूपेंद्र जी, ऐसा लगता है? जी, मैं बहुत गुस्सैल तबीयत का आदमी, लेकिन सभी लोग कहते हैं आप बहुत सरल हैं। नहीं, सरल तो है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। आपको थोड़ी तकलीफ होगी मेरी गुस्से से, इसलिए कि मैं झूठ को पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, इसलिए हम हाँ, जल्द तो इसलिए मैं आपको जो है इस शांति के वातावरण में ये बताना चाहूँगा कि लोगों को के बीच में वो लोग जो अंग्रेजों के साथ उनकी चापलूसी कर रहे थे, उनकी सेनाओं में भारतीयों की जो भर्ती करवा रहे थे, जो कह रहे थे कि अंग्रेजों का राज ज़्यादा अच्छा है, जो ये कह रहे थे कि मजहब के नाम पर जो है 2 राष्ट्र भारत के अंदर जीवित हैं और दोनों राष्ट्रों को अलग अलग होना चाहिए। आपको ये बता दूं कि 1946 में जब आज़ादी का समय आया, तब जो है जनसंघ के तत्कालीन जो हमारे आरएसएस के नेता थे, हिंदू महासभा के भी नेता थे, वो सबसे ज़्यादा पार्टियां उन्होंने ही बदली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, उन्होंने जो है ये खुला आह्वान किया था। जब आप गूगल करेंगे, जब आप कागज़ को पलटेंगे, इतिहास देखेंगे, तो उन्होंने कहा था कि बंगाल के विभाजन के बिना मैं भारत की आज़ादी को स्वीकार नहीं करूंगा। और जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और कांग्रेस के भंग के बाद जो कांग्रेस का आंदोलन हुआ और उसके बाद बंगाल फिर से एक हुआ, उसको 1946 में उस बंगाल को फिर से विभाजित करवाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ है, जो 1947 का बंटवारा है, बंटवारे की तो आगे इस देश में उसके पहले ही लगा चुके थे। बंगाल बट चुका था, देश तो बाद में बटा, सबसे पहले तो बंगाल बटा। तो ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने जो है बंटवारे की आग जलाई है, वो आज राष्ट्रभक्ति के लाइसेंस बांटते फिर रहे हैं। ये जो है इस चीज को आपको, ये तो इतिहास में लिखा हुआ, ये सिर्फ ये देखिए टोटल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द आकर बात करने लग गए। आज हम स्वतंत्रता का जो दिवस है उसको बड़े धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं, पर आलोचना तो आपने की ना, आपने कुछ किया नहीं और आरोप और आलोचनाएं लगाने का काम करो। आज मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लीजिए, IITs की बात कर लीजिए देश में। अच्छा, आज की तस्वीर की बात करना चाह रहे हैं आप? आज की तस्वीर में बात कर लीजिए भूपेंद्र जी। हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज जो दावे किए जा रहे हैं, और तमाम चमक दमक की दुनिया, चमक दमक का हमारा भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत, ये भी एक कांग्रेस को नहीं दिखता है? कांग्रेस का हिंदुस्तान को दिख रहा है। ऐसे हाईवेज बन रहे हैं जो 1-1 लाख करोड़ के बने हैं, और उसमें जो है सड़कें धंसकर सुरंग की तरह जो है वाशिंगटन में जाके निकलती हैं। ये आप तो भोपाल में भी देख रहे होंगे ये सड़कें। तो ये जो है ये विकास किया है, बिल्कुल किया है।
देखिए इनके समय इनके अब आपने कहा वॉशिंगटन, अब आधे घंटे आपने सवाल उठाया, सवाल तो ले लो। वॉशिंगटन आपने घुसा दी सड़क, पूछ तो लो। इनके समय पे गड्ढों में से सड़कें ढूंढनी पड़ती थी, आज इनको वॉशिंगटन उसकी याद आ रही है। ठीक है, जयंत तोमर जी के पास जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। सुरंगों में अंतर है कि नहीं है? नहीं ये तो गड्ढों में से सुरंगें सड़कें हैं। निकलती थी गड्ढों में से। ठीक है, यही आजाद भारत की बड़ी खूबसूरती है। पक्ष विपक्ष एक साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर उस दावे की तुलना करने के लिए यहाँ पर दूसरा पक्षी बैठा हुआ है, मैं दूसरी तरफ भी जाऊंगा। जयंत तोमर जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने बहुत सारी चीजों को तो देखा परखा, लेकिन आज जब हम इतनी बात कर रहे हैं भारत के मजबूत होने की, अर्थव्यवस्था के तौर पर, आईटी हब के तौर पर, आज हम निर्माता बने हैं, हथियारों के एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये बात अलग है कि टैरिफ वॉर अमेरिका से चल रहा है, लेकिन सबके बीच एक परसेप्शन तो क्रिएट होता है। क्या विश्वगुरु भारत बन पाएगा? शुक्ला जी, अंततः स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर अंततः हम लोग राजनीति पे आ गए और हम सब एक ही नाव में सवार हैं। और ये इसलिए जब एक ही नाव में सवार हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि देश के लिए हमको सोचना पड़ेगा। आपने ये जो कहा है कि हिंदुस्तान की जो तरक्की है इसको हम किस दृष्टि से देखें, मैं इस तरक्की को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि इस देश में तमाम करोड़ों लोग जब तक भूखे हैं और सुबह और शाम की रोजी रोटी के लिए जब तक परेशान हैं, तब तक इस तरक्की का कोई मतलब नहीं है। हमारी आबादी बढ़ी है, हम इस हिसाब से बहुत शक्तिशाली भी हुए हैं। गांधी जी को हमें आज की तारीख में ज़रूर याद करना चाहिए। उन्होंने किस तरह के हिंदुस्तान का सपना देखा था। उन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी के सपने के साथ पूरी दुनिया की आज़ादी के सपने को जोड़ा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत विभाजन के अपराधी जो किताब लिखी है, उसको पढ़कर भी हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो उन सब के जो सपने थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए इस सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या वो हिंदुस्तान बन पाया है? वो हिंदुस्तान अहिंसा से ही बनेगा और आज की जो पूरी हमारी तरक्की है वो हिंसा पर आधारित है। हिंसा मतलब क्या? हिंसा मतलब शोषण, हिंसा मतलब अत्याचार, हिंसा का मतलब है एक तरफ तो भारत में कहाँ हिंसा नजर आ रही है तोमर साहब? भारत में कौन हिंसा कर रहा है, किसके लिए? ये हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती है, मानसिक हिंसा होती है। आप देख रहे हैं गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं। एक तरफ आदमी के पास आदमी हवाई जहाज से उड़ रहा है, दूसरी तरफ उसके पास साइकिल भी नहीं है। तो आपको आपत्ति हवाई जहाज से उड़ने वालों से है या फिर साइकिल जिसके पास है उनके पास सुविधा नहीं है, इससे है? हमारी आपत्ति इस बात से है कि ये जो अमीरी गरीबी के बीच इतना बड़ा फासला है, इस देश के तमाम समर्थ लोग, समृद्ध लोग अपने ही भाई बहनों की जो परेशानियां हैं उनको नहीं देखना चाहते। सुनील जी, एक सवाल मैं आपसे, आप इसके बारे में जरूर बोलेंगे, अब मुझे लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारी बात कहने के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि कदम से कदम मिलाकर तो चलना पड़ेगा भारत को भी। दुनिया के तमाम देश अगर तमाम विभागों में, तमाम क्षेत्रों में तरक्की कर रहे हैं, अंतरिक्ष में हम अगर अपने शुक्ला जी को नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भेजना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जो उन्होंने कही है जैन जी ने कि उन छोटे तबके को भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी हमारे भाई बहन। देखिए, मैं जैन कम्युनिटी से आता हूँ। हमारी पूरी कम्युनिटी इस समय अपने मेहनत के बलबूते पे, टैक्स पे होने के बाद 12 घंटे 24 घंटे, मेरा खुद का लड़का 19 साल का 16-17 घंटे काम करता। हमने कई चीज़ें क्रॉस कर ली जो हमारे पूर्वजों ने नहीं देखी थी। और जो तुष्टीकरण की, जो भारत के आज़ाद होने के बाद जो एक चला कि आरक्षण देना, मैं विरोध नहीं कर रहा आरक्षण का, लेकिन कुछ खास वर्ग को खुश करने के लिए जो उन्होंने ये जो एक जो खाई पाट दी और मुफ्तखोरी की जो आदत डाल दी, उसके कारण ये सब कुछ है। फ्री फीस के बाद बिल्कुल नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है उससे। जो वर्ग, जो लोग भी हैं आज कम्युनिटी वाइज भी आप देखोगे, जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मुसलमानों में बोहरा कम्युनिटी, उसने अपने आप को कितना डेवलप कर लिया। क्या सरकार की मदद से किया? नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास जो कुछ है नहीं, उन्हें तो सरकार को देना पड़ेगा ना। दे रही है सरकार, खूब दे रही है, लेकिन वही तो फ्री फीस, दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि राजनीतिक दल की एक मजबूरी हो जाती है। पिछली सरकार अगर 2000 रुपये महीना दे गई तो वो उसे बंद नहीं कर सकती। जो नई सरकार आएगी उसे 2.5 करना पड़ेंगे, नहीं तो आदमी ये समझेगा 2 तो मिल ही रहे थे, ये क्या बढ़ा के दे रहा है। तो ये प्रवृत्ति किसने लाई? और जो भाई कौन लाया प्रवृत्ति? जो पिछली सरकारें थी आज से 10 साल पहले की, और जो भारत आजाद होने के बाद अभी की सरकारों में आपको कोई खोट नजर नहीं आता? खोट क्या, उनकी मजबूरी है। आप अगर प्रत्यक्ष उससे देखते हैं सामान्य दृष्टि, तो आप 2000 रुपये महीना अगर कोई किसी को दे रहा था। लाडली बहना तो इसी सरकार में शुरू हुआ ना, बीजेपी सरकार में। ये सब शुरुआत कहाँ से हुई भाई? आप जो इन्होंने बात करी अभी, मेरे पूर्व वक्ता ने, ये कम्युनिज्म की बात की। कम्युनिज्म फेल है सारी जगह, सिर्फ चाइना को छोड़ दे। और चाइना में किस हिसाब से शोषण होता है आदमी का, कैसे उसके स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, केवट साहब आपका नाम क्या है?
मुकुल जी बढ़िया नाव चलाते रहना। आज नाव में हम लोग सब सवार हैं, एक ही नाव में सब लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान की ये शाम है और इस शाम को बड़ी खूबसूरती से तिरंगा हाथ में लिए भूपेन गुप्ता जी और दुर्गेश केसरवानी जी, इस तस्वीर को देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। भोपाल बड़ा खूबसूरत शहर है, राजधानी। इतने शहरों में मैं गया लेकिन भोपाल में आकर ठहर गया, ये बड़ी खूबसूरती है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सब तरक्की की, कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां काम करने बाकी हैं। अब तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें बहुत काम करना जरूरी है और आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, भारत बना हुआ मिला था। देखिए विवेक जी, मैं आलोचनाओं में नहीं पड़ता हूँ। निश्चित रूप से भारत जो एक सुंदर भारत है, उसको खूबसूरत भारत, उसको विकसित भारत, उसको 2047 में जब हम विकसित भारत की जो माननीय मोदी जी कल्पना कर रहे हैं, हम उसको लेकर काम कर रहे हैं। सतत सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है और आज भी बन रही है। आपने अभी एक फ्री बीज के बारे में बात की, मोदी जी उसके बिल्कुल निश्चित रूप से खिलाफ हैं फ्री बीज के, पर सोशल भूपेन जी मुस्कुरा रहे हैं। भूपेन जी तो मुस्कुराएंगे क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। जो नहीं करता है वो मुस्कुराएगा बैठ के, वो आरोप लगाएगा, वो टीवी एंकर को पर भाई आरोप लगाने का काम करेगा। और मुझे तो लग रहा है जो कैमरामैन भैया है, हमारे जो कैमरामैन भैया हैं, हो सकता है थोड़ी देर में उन पे ये भी आरोप लगाए कि दुर्गेश जी को ज्यादा मत दिखाइए। तो ये इनके आरोपों का काम है, इनको तो दोनों को दिखा रहे हैं, इन्हीं को दिखाते रहना। ये बड़ी खूबसूरती है। देखिए आज चर्चा में हम लोग सब ठहाके लगा के चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज बहस का दिन नहीं, आज सेलिब्रेशन का दिन है, उत्साह का दिन है। लेकिन आपने जो बात कही फ्री बीज की, तो फ्री बीज ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार नहीं करती है या दिल्ली में लोग खूब नाम देते हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह यही सिस्टम शुरू हो गया है। देखिए अभी जो आपने तोमर जी ने जो बात आलोचना करने का काम किया, फ्री बीज से सोशल जस्टिस का काम भी किया जाता है। जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको अगर हम उसको मुख्य धारा में लाकर, उनके लिए योजनाएं लाकर अगर हम उनके उत्थान का काम कर रहे हैं तो वो सोशल जस्टिस कहलाता है, ना कि फ्री बीज की उसमें आता है। अब मैं गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं, क्या पूछूं मैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा नहीं, फ्री बीज पे तो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उस समय 2014 में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ देश में कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस मतलब कैग का घोटाला, कांग्रेस मतलब कोल घोटाला और न जाने क्या क्या सामने आया। उसके बाद आज देश जो है आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी वोटर लिस्ट पर बहस कर रहे हैं, पूरे देश में मुद्दा बन रहा है। ये मुद्दे क्या जनता से कनेक्टेड होंगे और आपको लगता है कि इन मुद्दों से कांग्रेस को कमबैक करने का मौका मिलेगा देश में? ये सवाल किसी के कमबैक का नहीं है, ये सवाल है कि इस देश के कमबैक कैसे होगी, जिसको जो है आदरणीय ने डुबा दिया विश्वगुरु बनने के चक्कर में, उसकी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस की चिंता मत करो, कांग्रेस 140 साल से है और आने वाले 200 साल 1000 साल तक रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की धमनियों में जो है इस देश का डीएनए बह रहा है। सुनिए, अमित शाह भगवान नहीं है, आपके लिए हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं, और इस देश के लिए भी नहीं है, वो भगवान नहीं है। और ठीक है ना, तो ये जो परिस्थिति है, ये जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, आप मजाक उड़ा सकते हैं उनकी बात का, लेकिन उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है कि जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, आपको पता है कि उस देश की स्थिति क्या है? 500 रुपये का राशन उसको मुफ्त दिया जाता है और जो है 3000 रुपये उससे जो है तो संडास करने के वसूले जाते हैं। 10 रुपये रोज लगते हैं संडास जाने के। जिसके पास अपना मकान नहीं है, जिसके पास अपना भोजन नहीं है, अगर उसके घर में 5 मेंबर हैं तो 1500 रुपया उसको संडास जाने में खर्च होते हैं और आप 500 रुपये का उसको राशन खिलाते हो। ये जो विषमता है, ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो खाई है, ये कौन खोद रहा है? आपने पूंजी को जो है 2 हाथों में संकुचित कर दिया है, आप मोनोपोलाइज कर रहे हैं उसको। आज उनके पास बिजली है, आज उनके पास पेट्रोल है, आज उनके पास, आप पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो 200 पेट्रोल पंप बंद हो गए थे किसी कंपनी विशेष के, उनको जिंदा रखना है। वो ध्यान रखिए, अगर राकेश शर्मा को चंद्रमा पर नहीं भेजा होता ना तो शुक्ला जी नहीं पहुंचते। रास्ता बनाने वाले लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। रास्ता बनाया हमने जब राकेश शर्मा को भेजा तभी शुक्ला जी जा पाए, नहीं तो शुक्ला जी यहीं बैठे मिलते आपको इसी नाव पर। तो ये जो शुक्ला जी यहाँ पे अभी नाव पे बैठे हुए हैं। ये जो है, जब हम देश के बारे में विचार करें तो हमारा विचार सम्यक होना चाहिए, हमें जो है टोटलिटी में सोचना चाहिए। अब जवाब ले लूं मैं? बिल्कुल जी। देखिए टोटल सारे गंभीर आरोप, देखिए ये तो आरोप और आलोचनाओं की नाव पर सवार हैं ये, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनकी जो पार्टी के नेता हैं ये उसी की तरह बातें करते हैं।
अब वोट चोरी में आपने आरोप तो लगा दिया, हलफनामा क्यों नहीं दिया? हलफनामा क्यों नहीं दिया आपने? आपने कुछ लिखित में क्यों नहीं दिया? सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम। आप अगर आकाश में उड़ रहे हो तो सुर्खियां बटोरनी है, आपको नाव में बैठकर तो सुर्खियों की बात करनी है। तो मुझे लगता है कि ये इनके आरोप और आलोचनाओं को रहने दीजिए। हम निश्चित रूप से इस देश की प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं और विकसित देश चाहते हैं, विकसित प्रदेश चाहते हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ले लीजिए, सतत कॉन्क्लेव के माध्यम से कैसे उद्योगों का जाल बिछे। इन्होंने तो उद्योग तबादले कोई उद्योग बनाने का काम किया था, हम उद्योग बिछाने का काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। आप देखिए अभी कल 10 तारीख को ही भूमि पूजन वहाँ पे रायसेन में हुआ। हम उन MOUs को फाइनलाइज करने में लग गए कि वो जमीन पर धरातल पे उतरे, मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों में से आए, मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से आए। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री सतत काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज जो हम ये सारगर्भित चर्चा यहाँ बैठकर कर रहे हैं, निश्चित रूप से और प्रदेश प्रगति पे जाएगा, देश प्रगति पे जाएगा। देश सुरक्षित हाथों में, प्रदेश सुरक्षित हाथों में। ठीक है। इनके आरोप अब मुझे लगता है थोड़ी सी चर्चा को हल्का किया जाए, क्योंकि हमने विकास पर बहुत चर्चा कर ली है, कुछ क्षण बाकी हैं। तो देशभक्ति कोई गीत जो बचपन में कभी गाते रहे? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, ओए इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ओ ये आया मजा। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता हाथ में हाथ डालते हुए, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान अगर हम होए, मैदान अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। हो देखो ये पक्ष तो हो गया है। यहाँ से कुछ ऐसे कविता, कोई ऐसा आप बताना चाहें जयंत तोमर जी देशभक्ति के लिए? मुझे शुक्ला जी, भवानी प्रसाद मिश्र ने एक रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत का अनुवाद किया था और वो अनुवाद इस तरह से है कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयंत साहब आप कुछ गुनगुनाएंगे? कोई भी देश है वीर जवानों का, ये तो हो गया। जलवा जलवा कर दो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बहुत बढ़िया। वाह। तो देखिए ये आज हम जब चर्चा कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा और आप माहौल भी देख सकते हैं कि हर तरफ हाथों में तिरंगा है। वोट क्लब में हम इस वक्त मौजूद हैं। देखिए विकास को लेकर चर्चाएं होंगी, आलोचनाएं भी होंगी, तरक्की की तारीफ भी होगी, तो कमियों पर आलोचना भी होगी, बुराइयां भी होंगी। यही भारत है, यही लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र को आगे जिंदा करते हुए हम लगातार इस लोकतंत्र के भागी बने, सहभागी बने और अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा में इतना ही। आजाद भारत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को स्वागत, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस टीम में मौजूद थे मेरे सहयोगी मुकेश यादव जी, साथ में राजा राम जी और इसके अलावा दुष्यंत मिश्रा जी और हमारे तमाम सहयोगियों के दम पर मिली भगत से हम लोगों ने ये पूरा जो है चर्चा का कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।